फ्रेंड्स, मैं श्रद्धानंद त्रिपाठी आपको अपने YouTube चैनल स्टडी विद श्रद्धानंद त्रिपाठी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम लोग जो है चैप्टर 2 साइंस CBSE बोर्ड के क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट्स के ऊपर, जो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024-25 के बोर्ड पैटर्न पर आने वाला है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो हम लोग डिस्कशन इस पर करते हैं। पहला है कि इंडिकेटर्स क्या हैं, व्हाट आर इंडिकेटर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो हैं वो डाई होते हैं, नेचुरल डाई होते हैं। दीज आर द डाइज, केमिकल सब्सटेंसेज which are the dyes which changes color in acidic and basic medium। ये एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं इंडिकेटर्स, इसलिए इनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं, मतलब प्लांट से भी ऑब्टेन होते हैं, और जो है ये सिंथेटिक भी होते हैं। लैब वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज एंड लिटमस। ये 3 हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे है टर्मरिक है, रेड कैबेज सॉल्यूशंस हैं, और हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जिरेनियम प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट भी इसमें आते हैं, है ना। तो ये इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, व्हाट आर, क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स। Indicators. How many types of indicators are there? How many types of indicators are there? How many types of indicators are there? Indicators are there. ठीक है? Name 3 important. Name 3 most important indicators. Most important indicators. So what are indicators? Indicators are the chemical substances which acts as dye. Yeah, indicators are the dyes which changes their color in acidic or medium, acidic or basic medium, isn't it? Basic salt medium. ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसके आंसर पर। इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस which are also known as डाइज। तो डाइज के रूप में भी हम लोग जानते हैं, डाइज दैट चेंजेस कलर, दैट चेंजेस कलर। ये अपने कलर को चेंज करते हैं, चेंजेस कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने कलर को ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, हाउ मेनी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। ये हो गए, ये आपको इंडिकेटर्स की डिफिनेशन हो गई कि इंडिकेटर्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेज है विच एक्ट्स एज डाइज विच चेंजेस देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? लिटमस सॉल्यूशन, 3 important indicators are litmus, paper or solution, paper or solution, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन, इसमें जो लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर है
और ये ऑब्टेन होता है लाइकेन नाम के प्लांट से जो थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। ये लाइकेन नाम के प्लांट से ऑब्टेन होते हैं जो थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। कौन? लिटमस। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर से, ये प्लांट के प्रोडक्ट है ना। जबकि मिथाइल ऑरेंज तो इसलिए इनको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। किसको? लिटमस को। लिटमस के साथ साथ नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं? टर्मरिक है, जिनका न्यूट्रल कलर येलो होता है। टर्मरिक है, इनका न्यूट्रल कलर येलो होता है और ये अपना कलर चेंज करते हैं। बेसिक में ये येलो से रेड हो जाते हैं। लिटमस जो है अपना कलर चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस से रेड हो जाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, और रेड से ब्लू हो जाते हैं बेसिक सॉल्यूशंस में, है ना। ये लिटमस है और इनका न्यूट्रल कलर पर्पल होता है। इसका लिटमस का। ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? लाइकेन नाम के प्लांट से ये ऑब्टेन होते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं और पेनिसिलिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इनको लैब में और इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। ये प्लांट से ऑब्टेन नहीं होते हैं, है ना। ये प्लांट से ऑब्टेन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम इनका जो न्यूट्रल कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज रहता है और ये जो है रेड हो जाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, चेंज हो जाते हैं कलर में, और येलो हो जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन। फेनोल्फथालीन का जो न्यूट्रल कलर है वो कलरलेस है, वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बाद व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं उनके पेपर भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना। हाउ इज इट prepared? How is it prepared and used? Prepared and used to identify and distinguish among strong and weak acids and bases, ठीक है। आंसर 2 में यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर and it is used to identify different acids and bases along with their weak and strong acids. वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में भी ये डिफरेंस कर सकते हैं। लिटमस क्या करते हैं कि ये एसिड और बेस में ही डिफरेंस दिखा सकते हैं और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ये डिफरेंस नहीं दिखा सकते। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ये डिफरेंस कौन नहीं दिखा सकता है? लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये जो है अपना स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं 0 से लेकर 14 तक के स्ट्रेंथ तक ये दिखा सकते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में भी ये डिफरेंस दिखा सकते हैं। ये 0 से लेकर 6 तक के स्ट्रेंथ को pH स्ट्रेंथ के को ये जो है शो कर सकते हैं अलग अलग कलर चेंजेस के द्वारा। उसी तरह से ये 7 से लेकर 7 में अलग कलर का चेंज हो जाएगा और उसके बाद 8 से लेकर 14 तक भी ये अलग अलग कलर चेंज को ये शो कर सकते हैं। ये कैसे बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 3 or more indicators, more well-known indicators. कौन कौन से इंडिकेटर्स इसमें मिक्स होते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें होंगे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन ऑरेंज, ETC इसमें मिक्स होंगे, तभी जाकर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा। और इनका आजकल इन्हीं का यूज हो रहा है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा कि पूरे वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है
इसीलिए इनको यूनिवर्सल कहा जा रहा है। दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर बिकॉज they are mostly used, mostly and universally used worldwide, mostly and usually used worldwide इसको यूज किया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक स्केल है जिसको सोरेनसन नाम के जर्मन साइंटिस्ट ने पहली बार यूज किया, और इस पर जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का यूज हुआ, जिससे कि अलग अलग एसिड्स के और बेसिस के स्ट्रेंथ को इससे आइडेंटिफाई किया गया, उनमें डिफरेंशिएट किया गया है ना। क्वेश्चन 3, व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल, हाउ इज इट यूज्ड? हाउ इज इट formed and used, ठीक है। तो आंसर 3 में हम लेते हैं कि सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 ईयर में पीएच स्केल को इन्वेंट किया। पीएच स्केल was invented, इनको इन्वेंट किया ड्यू टू यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, showing strength from 0 to 14, showing strength of and strong acids, including water from 0 to 40। जैसे वाटर की स्ट्रेंथ ऑफ वाटर 7 pH हो गया, वाटर का, और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का जो है 1.4 हो गया, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया 14, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस का 14 हो गया। इस तरह से ये पीएच सोरेनसन ने पीएच स्केल को इन्वेंट किया, इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का यूज किया, ठीक है। तो इस तरह से पीएच को फॉर्म कैसे किया जाता है? ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के द्वारा फॉर्म होता है। P स्टैंड्स फॉर क्या? पोटेंस। P को पोटेंस और स्ट्रेंथ, जर्मन वर्ड है पोटेंस, इससे P लिया गया, और H फॉर पीएच में 2 लेटर हैं P और H। पीएच में क्या है? 2 लेटर हैं, पीएच में 2 लेटर हैं, P फॉर पोटेंस, ये जर्मन वर्ड है पोटेंस, और स्ट्रेंथ, इसका नाम, इसकी मीनिंग है स्ट्रेंथ। तो H मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये जो है H+ और H3O+, इस तरह से इसको हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन कंसंट्रेशन के रूप में इसको शो किया जाए। H पर ये शो होता है ना। तो ये पीएच है, और इससे हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं पीएच स्केल से हम लोग एसिड्स और बेसिस के बीच के अलग अलग स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, दैट इज पीएच। चलिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि
What is the use of pH? What is the use of pH in our daily life? In our daily life में pH का क्या यूज है ना? क्वेश्चन 4, आंसर 4, माउथ डिके स्टार्ट्स, मुंह में जो है टूथ डिके, माउथ टूथ डिके starts when pH of mouth lowers than 5.5. माउथ की pH यदि 5.5 स्ट्रेंथ से नीचे की ओर यदि गिर जाती है तो क्या होता है? तो ये जो है टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और ये कैसे होता है? जब हम शुगरी फूड अधिक खाते हैं, मीठा फूड अधिक खाते हैं और माउथ को उसके बाद तुरंत वॉश नहीं करते हैं या ब्रश नहीं करते हैं, तो वो शुगर के पार्टिकल या शुगरी फूड के पार्टिकल हमारे दांतों में चिपक कर और pH को 5.5 करते हैं और इससे जो है फूड से लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड जो है ये टूथ इनामेल के साथ जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑफ द वर्ल्ड, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट PO4 से CH3PO4 से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से ये बना होता है ना? टूथ इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट है ना? और ये इसको रिएक्शन करके और इसको क्या करता है? डिसोसिएट करना शुरू करता है, जिससे कि हमारे टूथ में जो है प्लैंक्स हो जाते हैं और प्लैक हो जाता है और कैविटीज क्रिएट हो जाती हैं और बाद में टूथ में पेन हो जाता है और इसी को रिमूव करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट यूज किया गया है। टूथपेस्ट जिसकी pH 8 है। pH कितना है इसका? 8 है। ताकि ये 5.5 से फिर ये 7 के लेवल पर चला जाए या 5.5 से ऊपर इसका pH हो जाए, 5.5 से 7 तक हो जाए। टूथपेस्ट इसलिए हमें यूज करना है। शुगरी फूड के बाद तुरंत हमें टूथपेस्ट लगाकर टूथब्रश करना चाहिए ताकि pH हमारा ये ऊपर हो जाए। या हम लोग उससे सलाइन वाटर से या सॉल्टी वाटर से हम लोग रिंस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है? एग्रीकल्चरल products are obtained from the soil मैक्सिमम। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है सॉइल से हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं जब इसका pH जो है 7 के आसपास हो। pH will be near about 7 से थोड़ा नीचे ऊपर वो सॉइल का कवर कर सकते हैं। जब इसका pH कम हो जाएगा तो उसमें हम फिर क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करेंगे, चूने का छिड़काव करेंगे मिट्टी में, जिससे कि उसका pH जो है वो अधिक हो जाए, pH 7 के आसपास पहुंच जाए। जब pH कम होगा और pH अधिक होने पर उसमें हम मैन्योर्स का छिड़काव करेंगे। मैन्योर्स जो काउ डंग की मैन्योर्स होते हैं उनका छिड़काव करेंगे, जिससे कि उसका pH लोअर हो सकता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में भी pH का एक बहुत बड़ा रोल है और इसी का यूज जो है सॉइल टेस्टिंग के रूप में होता है। सॉइल टेस्टिंग के रूप में इसी का यूज होता है ना? अब आते हैं हम लोग और pH का। तो ये है हमारे डेली लाइफ में pH का दो फैटल इफेक्ट है, एक जो है टूथ डिके और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ये pH पर ही डिपेंडेंट करते हैं और भी pH के बहुत सारे यूज हैं। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चंस पर। नाउ वी आर कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चंस। कैसे हम, यदि हमें 3 टेस्ट ट्यूब में 3 लिक्विड्स दिए गए, 3 लिक्विड सब्सटेंसेस हैव बीन गिवन व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 3 लिक्विड सब्सटेंस हमें दिए गए हैं 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, है ना? हाउ डू वी आइडेंटिफाई, क्वेश्चन 5, हाउ डू वी आइडेंटिफाई
the liquid extracts given in 3 test tubes as वाटर के रूप में या जो है एसिड्स के रूप में और बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन के रूप में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूशन विथ ए रेड लिटमस पेपर में कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, आंसर 5। 3 टेस्ट ट्यूब्स दिए गए जिसमें ये इतने लिक्विड्स हैं। सपोज दैट 2 मिलीलीटर लिक्विड्स, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। 2 मिलीलीटर लिक्विड्स जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। और एक जो है हम इसमें हमको ये रेड लिटमस इसमें मिल गया, रेड लिटमस मिल गया। अब ये रेड लिटमस जो है, यदि ये रेड लिटमस रेड टू ब्लू हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया। फिर इसमें हम ब्लू लिटमस डालते हैं, ब्लू लिटमस, ये रेड लिटमस। ये जो ब्लू लिटमस यहाँ से ऑब्टेन हुआ है उसको जब हम इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रेड से ब्लू जो है रेड हो जाएगा। यदि ये एसिड है तो ब्लू टू रेड, यदि ब्लू टू रेड हो रहा है तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और इसमें यदि ये ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जा रहा है, नो चेंज यदि दिखाई पड़ रहा है कलर में, ब्लू से रेड नहीं हो रहा है, रेड से ब्लू नहीं हो रहा है, तो ये हो गया वाटर। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते। 3 लिटमस पेपर्स हमें दिए गए, 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए जिसमें 2-2 मिलीलीटर लिक्विड सॉल्यूशंस दिए गए। उनको हमें आइडेंटिफाई करना है वाटर के रूप में, एसिड्स के रूप में या बेसिस के रूप में। तो जहाँ वाटर रहेगा वहाँ उसका कलर चेंज नहीं होगा। और जैसे ही हम उसको रेड लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे उसका कलर जो है रेड से ब्लू हो जाएगा। फिर ब्लू लिटमस को जैसे एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 3 एसिड्स को पहचान सकते हैं। रेड लिटमस से 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिक्विड्स को पहचान सकते हैं, जिसमें एक वाटर है, एक एसिड है और एक बेस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स या बेसिस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंशिएट बिटवीन concentrated and dilute acids and bases में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन 6 या 5 आंसर 5 है। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स के पास कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, है ना। कंसंट्रेटेड एसिड्स हैज लेस हाइड्रोजन आयन concentration then dilute acids की अपेक्षा concentrated acids में हाइड्रोजन आयन concentration कम होगा। Similarly dilute alkaline or basic solutions has more OH minus hydroxyl ions than strong and concentrated non-strong
डाइल्यूट, कैसे हम डाइल्यूट करेंगे एक एसिड्स को, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड्स में कैसे हम चेंज करेंगे, क्या एसिड्स में वाटर डाल देंगे या एसिड्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालेंगे। इस बात को हमें समझना होगा कि हम एक कंसंट्रेटेड एसिड्स को कैसे डाइल्यूट करेंगे, क्या डायरेक्टली एसिड्स को वाटर के बीकर में डाल देंगे या वाटर को एसिड्स में डाल देंगे, है ना, ये हम लोग देखेंगे। हाउ डू वी प्रिपेयर, या इस क्वेश्चंस को हम दूसरे ढंग से लिख लेते हैं। Why do we not drop water directly in concentrated acids to make them dilute, to make it dilute। इसे डाइल्यूट करने के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड्स नहीं डालेंगे, है ना। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, आंसर 6। क्योंकि वाटर को जब भी हम कंसंट्रेटेड एसिड में डालेंगे तो जो है वो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो एसिड्स हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत हीट उत्पन्न होगा और इस हीट उत्पन्न होने से एसिड्स जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उछाल मारेगा और वो बीकर के बाहर या टेस्ट ट्यूब के बाहर आ जाएगा और जो कि हमारे हाथ पर, मुंह पर इस तरह से वेपर्स के रूप में अटैक करेगा और वो बहुत ही कोरोसिव इन नेचर होता है और हमें तरह तरह जगह जो है सोर्स या फोड़े पफोले उत्पन्न कर देगा, है ना। तो we should not add water directly into acids, directly into a beaker of concentrated acids directly into a beaker of concentrated acids to make it dilute because of exothermic reaction is going to take place as a result acids, salts and splashes ये बाहर निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है, splashes on our organs to create source निकल लेता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है, एसिड्स जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के बीकर में डालना है ना। वी शुड ड्रॉप एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है थ्रू ए ग्लास रॉड के द्वारा जो है हम इसमें डालना है, थ्रू ए ग्लास रॉड। तो प्रिपेयर डाइल्यूट एसिड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 7। What happens when how do we remove acidity after overeating? How do we cure? Question 7. How do we cure
problems created by acidity after overeating in a person। ओवर ईटिंग से क्या होता है कि पर्सन्स में अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट हो जाता है ना। ओवर ईटिंग एक्सेस HCl dilute HCl acids is created in our stomach। हमारे स्टोमक में जब हम बहुत ओवर ईटिंग करते हैं तो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन एंड स्टोमक pain is going to be created, ये क्रिएट होने लगता है। क्या होने लगता है? इरिटेशन और इचिंग, पेट में इरिटेशन और इचिंग ओवर ईटिंग से ये क्रिएट होने लगते हैं। going to be created in our stomach में ये क्रिएट होने लगते हैं, है ना। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीएसिड्स का वी यूज एंटीएसिड्स, जिसमें डैश सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर और सोडा, इनका हम यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर या सोडा का यूज करते हैं, और या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम यूज करते हैं। मैग्नीशिया MgOH फोर्स, इससे जो है हम एसिडिटी दूर कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमको देखने को मिलता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन 8 में आते हैं कि How do we extinguish fire? फायर को हम कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम उत्पन्न कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें मार्बल चिप्स भी आता है, चॉक भी आता है और एग सेल्स भी आता है ना, या चूना पत्थर भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इनके ऊपर हम जो है हाउ डू वी एक्सटिंग्विश फायर को हम कैसे बुझा सकते हैं? क्वेश्चन है ना, आंसर वी कैन एक्सटिंग्विश फायर टू पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस created after treating CaCO3 found in the form of मार्बल्स के फॉर्म में पाया जाता है, या लाइमस्टोन के फॉर्म में पाया जाता है, या एक्सेल के फॉर्म में पाया जाता है। इस सब के फॉर्म में पाया जाता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और H2SO4 से रिएक्शन कराकर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस which does not help in conversion, कन्वर्शन में जो हेल्प नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 9। 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे।
as lime water turns milky after passing CO2 gas, but after some times it becomes colorless after excessively passing carbon dioxide. क्वेश्चन 9, आंसर 9। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी हम कार्बोनेट को या सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट को हम ट्रीट करते हैं, है ना, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट सॉल्ट को ट्रीट करते हैं किससे? डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, सॉल्ट देता है और वाटर देता है ना। जैसे ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हम ट्रीट कर रहे हैं डाइल्यूट HCl से, है ना। डाइल्यूट HCl से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या मिला हमें? NaCl प्लस CO2 गैस और प्लस वाटर मिल गया, वाटर मिल गया, है ना। CO2 गैस, वाटर, और फिर या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, इसको डाइल्यूट HCl से हम ट्रीट करते हैं तो ये क्या देगा? NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर, ये हो गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से ट्रीट करते हैं, लाइम वाटर प्लस CO2 गैस से यदि हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है, मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से ये मिल्की हो जाता है। फिर अब इसी मिल्की लाइम वाटर में और एक्सेस हम पास करते हैं तो ये क्या होगा? ये कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। इस तरह से हमारे ये 9 क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर भी आते हैं। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा बोर्ड के पैटर्न्स पर पूछे जा सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में जो 2024-25 एसिड बेसिस सॉल्ट से हैं इससे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 10, why does not litmus paper, dry litmus paper acts when treated with acetic gas HCl के एसिटिक गैस से जब हम ट्रीट कराते हैं तो ड्राई लिटमस पेपर क्यों नहीं अपना कलर चेंज कर लेता है ना। तो आंसर 10 हम ले लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड इज व्हेन ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हम लोग NaOH से करा देते हैं तो क्या बनेगा? ये HCl गैस बनना शुरू हो जाएगा और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HCl गैस और
लिटमस पेपर dry litmus paper does not changes its color. Changes color. Dry litmus paper does not change color to red. HCl gas. HCl gas. Because water is essential. Because water is essential. Is essential for acid base reactions. Acid base reactions के लिए वाटर में लिटमस पेपर डिजॉल्व होना जरूरी है, तभी मतलब मॉइस्ट लिटमस पेपर ही जो है अपना कलर चेंज करेगा। ड्राई लिटमस पेपर कभी भी अपना कलर चेंज नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिक्स केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं और इस पर और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।